इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं रशिया और यूक्रेन के युद्ध की। और इसमें भारत का जो स्टैंड है क्या वो सही है, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पिछले साल यानी फरवरी सन 2022 में रशिया ने यूक्रेन पे आक्रमण कर दिया। दोनों ही देशों की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स थी। रशिया के आक्रमण करने की अपनी वजह थी और यूक्रेन की नेटो ज्वाइन करने की इच्छा की अपनी अलग वजहें थी। दोनों ही देश अपनी अपनी जगह पे सही थे, लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या भारत का रुख जो अभी तक रहा है इस युद्ध में, क्या वो सही है या नहीं। क्या भारत सही फैसले ले रहा है या नहीं। भारत ने जो निर्णय किया है न्यूट्रल रहने का इस युद्ध में, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी रही है, जो भारत के मुताबिक तो न्यूट्रल है, लेकिन अगर उसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारत की फॉरेन पॉलिसी रशिया की तरफ झुकी हुई है। तो क्या भारत का ये फैसला सही है? पश्चिमी देशों के पूरे गुट के खिलाफ खड़ा होना और रशिया का इस युद्ध के वक्त भी साथ देना, क्या ये सही निर्णय है भारत का या नहीं, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, हमने अभी तक देखा कि भारत का जो रुख रहा है इस युद्ध में वो न्यूट्रल रहा है। भारत ने कहा है कि वो किसी भी देश के पक्ष में नहीं है, वो एक न्यूट्रल स्टैंड रखता है और वो इस बात का समर्थन करता है कि दोनों देश बैठें, आपस में बात करें, आपसी मुद्दों को सुलझाएं और युद्ध को रोक के शांति की तरफ आगे बढ़ें। और भारत के इस रुख की बहुत सारी वजहें हैं, वो भी तब जब भारत पश्चिमी देशों के साथ लगातार लामबंद हो रहा है चाइना का मुकाबला करने के लिए। भारत इस समय क्वाड का मेंबर है, I2U2 का मेंबर है। अमेरिका और यूरोपियन देशों के साथ भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। उसके बावजूद भारत इस समय पश्चिमी देशों के गुट में शामिल नहीं है। भारत पे बहुत दबाव डाला गया, बहुत प्रेशर डाला अमेरिका ने और भारत के वेस्टर्न पार्टनर्स ने कि आप रशिया का विरोध करें, रशिया के खिलाफ सैंक्शंस लगाएं, रशिया के साथ आपकी जो भी साझेदारी है उसे ख़त्म करें, रशिया से तेल लेना बंद करें। लेकिन भारत ने इस प्रेशर के सामने झुकने से साफ साफ इनकार कर दिया। भारत ने अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो की और उसका नतीजा ये है कि भारत इस समय रिकॉर्ड पैमाने पे रशिया से तेल और गैस खरीद रहा है। पश्चिमी देश भारत से नाराज़ हैं, लेकिन वो अभी कुछ कर नहीं पा रहे और भारत भी किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि इसकी क्या वजह है। यदि भारत इस युद्ध में रशिया के खिलाफ नहीं खड़ा है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो रशिया का समर्थन कर रहा है, रशिया की हेल्प कर रहा है, तो इसके पीछे बहुत सारी वजहें हैं, भारत की बहुत सारी मजबूरियाँ हैं। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इतिहास की बात करें तो जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो USSR, जो कि सोवियत रशिया था, रशिया के विघटन के पहले रशिया सोवियत रशिया कहलाता था, तो सोवियत रशिया ने शुरुआत में भारत में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाई। भारत को जब हथियारों की आवश्यकता हुई तो भारत ने तभी से रशिया से हथियार खरीदने शुरू कर दिए थे। बड़े बड़े स्टील प्लांट भारत में सोवियत रशिया की मदद से लगाए गए और भारत का ये रिश्ता रशिया के साथ लगातार और मजबूत होता गया। उस समय कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी, यानी शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी रशिया और अमेरिका के बीच में। और पश्चिमी देशों को लगता था उस वक्त कि भारत रशियन ब्लॉक का हिस्सा है और इस वजह से वो भारत के खिलाफ थे और लगातार भारत के दुश्मन पाकिस्तान का समर्थन करते थे। पाकिस्तान को अलग अलग किस्म के हथियार मुहैया कराए जाते थे, खुफिया जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती थी, पैसे मुहैया कराए जाते थे, ट्रेनिंग दी जाती थी। और ये इन्हीं पश्चिमी देशों का बढ़ावा था जिसकी बदौलत पाकिस्तान भारत पे बार बार आक्रमण करने की हिम्मत जुटा पाता था। लेकिन भारत भी रशिया द्वारा उपलब्ध कराए गए हथियारों की बदौलत हर बार अपनी रक्षा कर पाया, हर बार पाकिस्तान को बुरी तरह से शिकस्त दे पाया। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो हम सब जानते हैं, 1971 की बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई। जब बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी सेना बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लड़ रही थी, तब हम सब जानते हैं कि भारतीय सेना भी मुक्ति वाहिनी सेना के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही थी। और इसके नतीजतन पाकिस्तान ने भारत पे एक बार फिर हमला किया और भारत ने पाकिस्तान का मुकाबला किया, पाकिस्तान को हराया। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश आज़ाद हुआ। पर दोस्तों, उस लड़ाई के बीच एक वक्त ऐसा भी आया था जब अमेरिका ने और ब्रिटेन ने अपने जंगी बेड़े भारत को रोकने के लिए, भारत पर दबाव बनाने के लिए और ज़रूरत पड़े तो भारत पर हमला करने के लिए रवाना कर दिए थे। और उस वक्त रशिया के जंगी बेड़े हिंद महासागर में आके खड़े हो गए थे
अमेरिका और ब्रिटेन के जंगी बेड़ों के सामने और उन्हें वापस जाने पे मजबूर कर दिया था। यदि रशिया ने हमारी समय रहते मदद ना की होती तो आज बांग्लादेश भी आज़ाद नहीं हो पाया होता और 1971 की उस लड़ाई का परिणाम शायद कुछ अलग होता। इसके बाद भी हमने देखा कि लगातार पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान की मदद करना जारी रखा। जब सोवियत रशिया अफगानिस्तान आ पहुंचा था तब अमेरिका की शह पे अमेरिका की मदद से ISI ने जिहादी तैयार करना शुरू किए। अपने देश में जिहाद की एक फैक्ट्री लगाई गई जिसमें जिहादी बनाए गए, उन्हें रशिया से लड़ने अलग अलग हिस्सों में भेजा गया। और जब सोवियत रशिया का विघटन हो गया और रशिया कमज़ोर हो गया तब इन्हीं जिहादियों को कश्मीर भेजना शुरू कर दिया गया। यही वजह है कि 90 के दशक में कश्मीर के अंदर इंसर्जेंसी की शुरुआत हुई, आतंकवादियों का आना शुरू हुआ और कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की शुरुआत हुई। यही नहीं, भारत ने जब परमाणु बम विकसित किए तो पाकिस्तान ने भी परमाणु बम के विकास का प्रोग्राम शुरू किया। पाकिस्तान में कभी भी इतनी काबिलियत नहीं थी कि वो खुद से अपने बल पे परमाणु बम बना पाता, लेकिन उसको पश्चिमी देशों का और चाइना का समर्थन मिला, उनकी टेक्नोलॉजी मिली, उन्होंने चोरी छुपे पाकिस्तान की मदद की ताकि वो भी परमाणु बम बना सके। ये तो थी इतिहास की बात। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत ही कॉमन कहावत है कि जियोपॉलिटिक्स में ना ही कोई आपका परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन। हम भारतीय बहुत ही इमोशनल लोग होते हैं और हम चीज़ों को अक्सर एक इमोशनल एंगल से सोचते हैं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में हमेशा देश अपना फ़ायदा देख के अगला कदम उठाते हैं। अगर दो देशों के बीच दोस्ती है तो उसमें उनका फ़ायदा इन्वॉल्व है। यही चीज़ भारत और रशिया की दोस्ती के बारे में भी कही जा सकती है। ना भारत रशिया की मदद करने के लिए मजबूर है और ना रशिया भारत की। ये दोनों देश एक दूसरे की सहायता करते हैं क्योंकि एक दूसरे के इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें दोनों देशों की भलाई, दोनों देशों का फ़ायदा इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए दोनों देश एक दूसरे की मदद करते हैं। तो जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ उस वक्त भारत के लिए ये ज़रूरी था कि वो न्यूट्रल पोजीशन रखे और रशिया के साथ अपनी साझेदारी को बिल्कुल भी ख़राब ना करे, क्योंकि इसकी बहुत सारी वजहें थी। जहां 2014 के पहले भारत की जो डिफेंस इक्विपमेंट्स थे, भारत की सेनाएं और उनके जो साजो सामान थे, उसमें से 70% सामान रशिया से आता था। भारत बहुत बड़े पैमाने पर रशिया पर निर्भर था। आज जब मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के तहत बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ को बहुत सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट का और वो कंपनीज़ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अच्छे अच्छे नए नए हथियार बना के भारत के लिए ला रही हैं, तो इससे भारत की निर्भरता रशिया पे कम तो हुई है लेकिन ख़त्म नहीं हुई है। लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार आज भी भारत अपनी रक्षा ज़रूरतों के लिए 40% तक रूस पर निर्भर है, क्योंकि अभी हमारी डिफेंस इंडस्ट्री इतनी मैच्योर नहीं हुई है, इतनी बड़ी नहीं हुई है कि हम कॉम्प्लिकेटेड और बड़े हथियारों का भारत में निर्माण कर पाए। हम प्रयास कर रहे हैं, हमने इसमें बहुत सफलता भी पाई है, लेकिन अभी इसमें और वक्त लगेगा, क्योंकि किसी भी देश में डिफेंस इंडस्ट्री को मैच्योर होने में समय लगता है, पैसा लगता है, बहुत सारा रिसर्च का काम लगता है, जो कि भारत कर रहा है, लेकिन अभी उसे और बहुत समय लगने वाला है पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने में। आज के समय में देखा जाए तो जहाँ तक हम अपनी वायुसेना की बात करते हैं तो मिग सीरीज़ के सारे हवाई जहाज़, सुखोई 30 जो हमारी एयरफोर्स का मेन फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये सभी रशियन ओरिजिन के हैं। भारत में इनकी असेंबली होती है, लेकिन इनके स्पेयर पार्ट्स के लिए, इनके लाइसेंस वगैरह के लिए हम रूस पर निर्भर हैं। भारतीय थल सेना की बात करें तो हमारे मेन जो टैंक हैं T-90 भीष्म टैंक, ये रशियन टैंक हैं। इनको भी हम भारत में असेंबल करते हैं, लेकिन इनके स्पेयर्स वगैरह के लिए हम फिर से रशिया पर निर्भर हैं। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे इक्विपमेंट्स हैं जो हमारी थल सेना और वायुसेना यूज़ करती है, जिसके लिए भी हम रूस पर निर्भर हैं। हमारी नौसेना की बात की जाए तो हमारे स्टेल्थ वॉरशिप्स, भारत बड़े पैमाने पर वॉरशिप्स अब खुद बनाता है, जंगी जहाज़ खुद बनाता है, लेकिन उन्नत किस्म के हथियारों की टेक्नोलॉजी अभी भी भारत रशिया से लेता है। INS विक्रमादित्य जो हमारा एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो हमने रशिया से ले रखा है। न्यूक्लियर सबमरीन भारत खुद भी बना रहा है, लेकिन रशिया से भी भारत ने न्यूक्लियर सबमरीन लीज पे ले रखी हैं। न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी बनाने में भारत जो अपनी खुद की न्यूक्लियर सबमरीन बना रहा है, अरिहंत क्लास की सबमरीन, उसमें भी रशिया ने बहुत सहयोग दिया है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल जो कि अपनी क्लास में दुनिया की एक सबसे बेहतरीन मिसाइल है, वो भारत ने रशिया के साथ मिलकर बनाई है। AK-203, AK-203
जो AK-47 सीरीज की सबसे उन्नत, सबसे नई राइफल है, इसका निर्माण भी भारत में होना शुरू हो रहा है। ये भी भारत रशिया के साथ मिलकर कर रहा है। और सिर्फ सेना ही नहीं, इसरो जो अपना गगनयान मिशन भेजना चाह रहा है, तो हमारे एस्ट्रोनॉट, जिन्हें हम गगननॉट्स कहते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी रशिया में हो रही है। और इसरो को भी बहुत सारे साजो सामान बनाने में रशिया की मदद लगातार लेनी पड़ती है। तो भारत और रशिया का रिश्ता बहुत ही प्रगाढ़ है। बहुत सी टेक्नोलॉजी शेयरिंग एग्रीमेंट्स हैं भारत और रशिया के बीच, जहाँ पश्चिमी देश भारत को हथियार तो बेचना चाहते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहते। वहीं रशिया भारत को हथियार भी बेचता है और भारत के साथ आसान शर्तों पे टेक्नोलॉजी शेयरिंग एग्रीमेंट भी करता है, जिस वजह से भारत आगे चल के उन हथियारों को खुद बना पाता है और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर पाता है। तो इसलिए रशिया के साथ भारत की दोस्ती भारत के लिए और रशिया के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रही है। और इसी वजह से पश्चिमी देश अभी तक रशिया को रिप्लेस नहीं कर पाए हैं इंडियन डिफेंस मार्केट में। इसी तरह जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो पश्चिमी देशों ने रशिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए। हालात ये हो गए कि इस समय दुनिया में रशिया एक ऐसा देश है जिस पे सबसे ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं। रशिया का ऑयल और गैस वेस्टर्न कंट्रीज़ ने खरीदना बंद कर दिया। यूरोप जो एक सबसे बड़ा परचेज़र था, बायर था रशियन ऑयल एंड गैस का, उसने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया, ऑलमोस्ट बंद कर दिया। जो थोड़ा बहुत ले भी रहे हैं वो आने वाले वक्त में बंद कर देंगे। भारत पहले रशिया से तेल नहीं लेता था क्योंकि वहाँ से यहाँ तक तेल लाने का जो कॉस्ट पड़ता था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी और उससे भारत को नुकसान होता था। तो भारत कम कॉस्ट में मिडिल ईस्ट के देशों से तेल खरीद लिया करता था। लेकिन जब यूरोपीय देशों ने रशिया से तेल खरीदना बंद किया तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि वो भी उन्हीं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से, सऊदी अरेबिया, UAE, ओमान, कतर, इनसे तेल खरीदना शुरू कर दें, गैस खरीदना शुरू कर दें। और जब वो ऐसा करना शुरू किए, तेल की कीमतें बहुत तेज़ी से ऊपर जाने लगी। यदि भारत इस समय भी इन्हीं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से ज़्यादा पैमाने पर तेल खरीदता रहता तो भारत में भी महंगाई बहुत बढ़ जाती, भारत के फॉरेन एक्सचेंज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता और भारत की इकोनॉमी का भी रिसेशन में जाने का खतरा बढ़ जाता। ऐसे वक्त पे रशिया ने भारत को कंसेशन पे तेल देने का ऑफ़र दिया। ये कंसेशन इतना अच्छा था कि इसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यानी तेल की ढुलाई की जो कीमत पड़ती, रशिया से भारत लाने का जो कॉस्ट पड़ता, वो मिलाने के बाद भी भारत को रशिया का तेल सस्ता पड़ रहा था। और इसलिए भारत ने रिकॉर्ड पैमाने पे रशिया से तेल खरीदना शुरू कर दिया। पश्चिमी देशों के विरोध के बावजूद भी वो काफ़ी नाराज़ हुए। भारत के बारे में अलग अलग इसकी गलत खबरें फैलाई गईं इंटरनेशनल मीडिया में, लेकिन भारत ने पश्चिमी देशों के दबाव के आगे झुकने से मना कर दिया और वही किया जो भारत के लिए, उसकी अर्थव्यवस्था के लिए और भारत के लोगों के लिए बेहतर था। इसका फ़ायदा रशिया को भी हुआ। जब सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशिया को बैन कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया, तो रशिया की इकॉनमी बहुत तेज़ी से गिरने लग गई, टूटने लग गई। रशिया की रूबल बहुत तेज़ी से उसकी कीमत गिरने लग गई। पश्चिमी देशों ने यही सोचा था कि हम रशिया पे इतने प्रतिबंध लगाएंगे कि इनकी इकॉनमी चकनाचूर हो जाएगी और रशिया ज़्यादा समय तक युद्ध लड़ने के लायक रहेगा नहीं। इकोनॉमी पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ने की वजह से रशिया के अंदर विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे और यहाँ तक भी उम्मीद लगाई गई थी कि व्लादिमीर पुतिन को उनकी गद्दी से हटा दिया जाएगा। लेकिन दुनिया के दूसरा और तीसरे सबसे बड़े तेल के इंपोर्टर यानी चाइना और इंडिया ने रशिया से तेल खरीदना जारी रखा। भारत और चाइना की इस मदद की वजह से रशिया की इकॉनमी डूबने से बच गई। रशिया का रूबल जो बहुत तेज़ी से गिरने लगा था युद्ध के शुरू होते ही, वो वापस से स्टेबल हो गया। रशियन इकॉनमी कुछ हद तक स्टेबल हो गई और रशिया अगर एक साल बाद भी आज जंग लड़ पा रहा है, युद्ध लड़ पा रहा है, तो उसकी बहुत बड़ी वजह वो पैसे हैं जो रशिया भारत और चाइना से इस समय कमा रहा है। तो इसमें इन दोनों ही देशों का फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा हो रहा है, रशिया का भी फ़ायदा हो रहा है। दोस्तों, हम अगली वजह की बात करें तो हमें ये समझना होगा कि रूस को भारत के रुपयों की ज़रूरत तो है, लेकिन भारत से कहीं ज़्यादा रशिया इस समय चाइना पे डिपेंड करता है। दोनों ही देश कम्युनिस्ट देश हैं और इस वजह से वो नेचुरल पार्टनर्स भी हैं। चाइना की अर्थव्यवस्था भारत से काफ़ी बड़ी है और चाइना भारत से कहीं ज़्यादा तेल और गैस रशिया से खरीदता है। इस वजह से रशिया की निर्भरता चाइना पे भारत के मुकाबले ज़्यादा है। इस केस में हमें ये भी समझना चाहिए कि कल को अगर भारत और चाइना के बीच कोई युद्ध होता है तो रशिया डायरेक्टली भारत की मदद करने नहीं आए। हम कितने भी रशिया और भारत की दोस्ती की बात करें, लेकिन रशिया का दोस्त चाइना भी है और चाइना एक ज़्यादा खास दोस्त है भारत के मुकाबले।
इसलिए कल को अगर भारत चीन का युद्ध होता है तो रशिया भी एक न्यूट्रल स्टैंड रखेगा। वो कोशिश करेगा कि युद्ध ना हो और पीस कायम रहे दोनों देशों के बीच, लेकिन इस युद्ध में वो चाइना के खिलाफ भारत की मदद नहीं करेगा। और इसीलिए जियोपॉलिटिक्स में कोई भी परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन नहीं होता। हालांकि चाइना में इतनी हिम्मत नहीं कि वो भारत से सीधी टक्कर ले पाए, ये चाइना भी जानता है और ये हम भी जानते हैं, और चाइना को संभालने की दम हम अब खुद रखते हैं। लेकिन रशिया से दोस्ती का हमें एक फ़ायदा होगा। कल को अगर भारत और चाइना के रिश्ते ख़राब होते हैं तो रशिया बैकडोर डिप्लोमेसी का एक रास्ता भारत को देगा। चूँकि दोनों ही कम्युनिस्ट देश हैं, रशिया और चाइना बहुत अच्छे दोस्त हैं, इस वजह से रशिया कहीं ना कहीं भारत का पक्ष चाइना के सामने रख पाएगा। भारत और चाइना के बीच युद्ध विराम या शांति स्थापित करने के लिए रशिया एक रोल निभा पाएगा और भारत अपने इस बैकडोर को बंद नहीं करना चाहता। यही नहीं, अगर भारत इस समय रशिया से अपने सारे रिश्ते तोड़ देता है तो रशिया को जो नुकसान होना शुरू होगा उसकी भरपाई के लिए रशिया दूसरे मार्केट्स की तरफ जाना शुरू करेगा, और इसलिए फिर वो चाइना के प्रभुत्व वाले देशों की तरफ खींचा चला जाएगा, जैसे कि पाकिस्तान, ईरान, नॉर्थ कोरिया। और भारत जियोपॉलिटिकली एक ऐसे इलाके में है और एक ऐसे वक्त में है जब यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है। भारत के दो पड़ोसी देश दोनों ही भारत के दुश्मन हैं और उन दोनों के पास परमाणु बम है। यदि भारत इस समय रशिया का साथ छोड़ के वेस्टर्न कंट्रीज़ के ब्लॉक में शामिल हो जाता है तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं होगी कि रशिया भी एक ब्लॉक बनाए, एक ऐसा ब्लॉक जिसके मेंबर होंगे रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, नॉर्थ कोरिया और चाइना का बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट जिन जिन देशों में चल रहा है, जो देश चाइना के कर्जे तले दबे हुए हैं, वो सारे देश भी इस ब्लॉक को ज्वाइन कर लेंगे और भारत अकेला और अलग थलग पड़ जाएगा। ये भारत के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति हो जाएगी, क्योंकि पश्चिमी देश तो इन देशों से दूर हैं, लेकिन हम इन देशों के इस ब्लॉक के ठीक बीच में होंगे और हमारे लिए इतनी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं कि उनका सामना कर पाना हमारे लिए मुश्किल होगा। यहीं अगर हम रशिया से दोस्ती बरकरार रखते हैं तो कल को अगर ऐसा कोई ब्लॉक बनता भी है तो भारत भी उसका सदस्य होगा, या वो ब्लॉक कभी भी भारत के खिलाफ कोई ऐसा कदम नहीं उठा पाएगा जो भारत के हितों के खिलाफ हो, क्योंकि उस ब्लॉक का एक मेन सदस्य भारत का बहुत अच्छा दोस्त होगा। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि भले वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए, रशिया से तेल गैस खरीदना बंद कर दिया, लेकिन इसका प्रभाव क्या हुआ? इसका प्रभाव हुआ पूरी दुनिया में खाने पीने के सामानों की क्राइसिस, इन्फ्लेशन। वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी दशकों में इतनी महंगाई कभी नहीं हुई थी जितनी इस वक्त है। वहाँ के लोगों को परेशानी हो रही है, वहाँ के देशों को नुकसान उठाना पड़ रहा है इन सैंक्शंस की वजह से। और यूरोप के किसी भी देश को ले लें, वो देश इतने छोटे हैं, उनकी जनसंख्या इतनी कम है, उन देशों के पास इतना पैसा है कि वो उस छोटी जनसंख्या का ख्याल रख सकते हैं। लेकिन हमारा देश इतना बड़ा है, हमारी जनसंख्या इतनी बड़ी है, पूरे यूरोपियन यूनियन की टोटल जनसंख्या से ज़्यादा हमारी अकेले की जनसंख्या है। तो हम अपने लोगों का ख्याल रखने के लिए हमारे देश के पास इतना पैसा नहीं है कि हम महंगा तेल खरीद सकें, महंगा खाना ले सकें। तो इसलिए भारत और पश्चिमी देशों की स्थिति बहुत अलग हो जाती है, और इसलिए भारत ये जो स्टैंड्स रशिया और यूक्रेन के युद्ध में रख रहा है, भारत ये जो न्यूट्रल पोजीशन लेके रख रहा है, पश्चिमी देशों के साथ भी बातचीत कर रहा है, रशिया के साथ भी बातचीत कर रहा है, मेरे ख्याल से, मेरी समझ से ये बिल्कुल सही फैसला है। मैं अपनी सरकार के इस फैसले के साथ खड़ा हूँ, और भारत के इस फैसले की वजह से भारत को बहुत नुकसान होने से बच गया है, भारत का भविष्य सिक्योर हुआ है, और साउथ ईस्ट एशिया, इनफैक्ट पूरे एशिया में एक डेंजरस सिचुएशन बनने से बच पा रही। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो में क्या ख्याल है, आपका क्या ओपिनियन है इस मुद्दे पे, इसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।